राजेश की बीवी 8 बहनें थीं। उसके ससुर एक रईस इंसान थे, लेकिन मरते वक्त उन्होंने अपनी 7 बेटियों को अपनी जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं दिया और सारी जायदाद और फैक्ट्रियां अपनी 8वीं बेटी मनोरमा यानी राजेश की बीवी के नाम कर दी। फिर मनोरमा ने राजेश को मालिक बनाकर फैक्ट्री भेज दिया। राजेश सारी जायदाद का मालिक बनकर बहुत खुश था। वह जैसे ही फैक्ट्री का राउंड लगाने अंदर गया, तब उसका कलेजा फट गया, क्योंकि उसकी बीवी की 7 बहनें तो। राजेश के पिता एक फैक्ट्री में मामूली से नौकर थे, लेकिन वह चाहते थे कि राजेश पढ़ लिख कर कोई बहुत बड़ा अफसर बन जाए। इसीलिए उन्होंने राजेश की पढ़ाई पर बहुत खर्च कर रहे थे। लेकिन बदनसीबी से जब राजेश 12वीं क्लास में आया, तो राजेश के पिता की मौत हो गई। वह और उसकी माँ दुनिया में अकेले रह गए, क्योंकि राजेश उनका इकलौता बेटा था। उसकी माँ का उसके अलावा कोई सहारा नहीं था। एक फैक्ट्री के मामूली नौकर होने की वजह से ना राजेश के पापा की कोई पेंशन आई थी और ना उनका कोई और सहारा था। इसीलिए राजेश की माँ ने घर का खर्च चलाने के लिए कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए। दिन रात मेहनत करने की वजह से वह बीमार पड़ गई थी। उन्हें इस हाल में देखकर राजेश बहुत दुखी होता था। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगा कि क्यों ना मैं कोई काम कर लूँ, चलो मैं मज़दूरी ही कर लेता हूँ, कम से कम घर का खर्च तो चलेगा। लेकिन उसकी बात सुनकर उसकी माँ तड़प उठी, कहने लगी, बिल्कुल भी नहीं, तुम ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई करो, तुम्हें अपने पापा का ख्वाब पूरा करना है। हालांकि राजेश ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और इसका अंजाम ये हुआ कि रात दिन सिलाई करने की वजह से वे बहुत ज़्यादा बीमार हो गईं और यहाँ तक कि एक दिन सिलाई करते करते उन्हें चक्कर आया और वे बेहोश होकर गिर पड़ी। राजेश किसी तरह उन्हें सरकारी अस्पताल लेकर गया और जैसे तैसे उनका इलाज करवाया। उसके बाद उसने अपनी माँ से ज़िद करके अपनी बात मनवा ली कि वह काम भी करेगा और पढ़ाई भी करेगा। उसने अपनी माँ से कहा कि आप चिंता ना करो, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई इतनी ही मेहनत से करूँगा जितनी करता आया हूँ। मजबूरी थी, इसीलिए मुश्किल से ही सही उनकी माँ मान गई। उसी वक्त राजेश बाज़ार निकल गया और कई दुकानों पर अपनी नौकरी की बात करने के बाद उसे एक दुकान पर काम मिल ही गया, लेकिन वहाँ सुबह से शाम तक काम करना था। राजेश को अपना घर चलाना था, इसीलिए उसने दुकान के मालिक से बात की कि वह जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगा। इसके लिए उसे किसी दिन छुट्टी करनी होगी या आधे दिन के बाद दुकान आ पाएगा। दुकानदार उसकी बात मान गया। राजेश की तनख्वाह इतनी तो थी कि राशन और बिल देने के बाद कुछ पैसे हाथ में रह जाएंगे, जिससे कुछ दिन घर में अच्छा खाना तो पक सकेगा और उसकी माँ को भी सुकून मिल जाएगा। राजेश अगले दिन से काम पर जाने लगा और रात को पढ़ाई करता। हफ्ते में एक दिन वह आधा दिन दुकान पर लगाता और फिर उसने ट्यूशन के लिए काम देखना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसे प्राइमरी क्लासों के बच्चों की ट्यूशन भी मिल गई। वह सारा दिन दुकान पर काम करता और दुकान से छुट्टी होने पर ही ट्यूशन पढ़ाने चला जाता। अब राजेश को तसल्ली थी कि उसकी फ़ीस का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसने 2 जगह ट्यूशन देना शुरू कर दी और रात को 8 बजे घर जाता और इस तरह 1 महीना गुजर गया और राजेश के हाथ में उसकी पहली तनख्वाह आई, जिससे वह अपने घर के खर्च के साथ साथ अपने स्कूल फ़ीस का भी इंतज़ाम कर सका था। आज वह बहुत ज़्यादा खुश था। उसने जब पहली कमाई अपनी माँ के हाथ पे रखी तो वह खुशी के मारे रोने लग गई। अब राजेश ने अपनी माँ को सिलाई करने से बिल्कुल रोक दिया। वह चाहता था कि उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल भी ना बिगड़े। इसी तरह वक्त गुजरा और जब तक उसका एडमिशन होना था तो उसने इतनी फ़ीस जमा कर ली थी कि अब वह डॉक्टर तो नहीं बन सकता था, लेकिन उसने बिज़नेस की पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक ही राजेश के ऊपर एक क़यामत टूट पड़ी थी। उसकी माँ अचानक ज़्यादा बीमार हो गई और एक दिन वह भी राजेश को छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। अपनी माँ के चले जाने के बाद अब इस दुनिया में वह बिल्कुल अकेला रह गया था, लेकिन राजेश ने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा था और ऐसे ही 2 साल गुजर जाने के बाद
जब उसने पहली बार जॉब के लिए अप्लाई किया तो एक छोटी सी कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई। ये उसकी कामयाबी की तरफ पहला कदम था। उसे बहुत दुख था कि उसकी कामयाबी का सफ़र शुरू होने से पहले ही उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन मेहनत करना और आगे बढ़ना सीख चुका था। आज जब राजेश अपनी बाइक पर अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था तो उसे सामने से किसी लड़की की चीखों की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की को लूटने की कोशिश कर रहे थे। यह एक सुनसान रोड था जहां उस वक्त बहुत कम ट्रैफिक हुआ करता था। राजेश उनसे डर के रुका नहीं था, बल्कि अपनी बाइक को और तेज़ कर लिया और उस लड़की के पास पहुंच गया। राजेश को देखकर वह गुंडे भाग गए, लेकिन उस लड़की का पर्स उन्होंने छीन लिया था। जाते वक्त उन्होंने उस लड़की को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। राजेश ने उसे ज़मीन से उठाया और कहा कि चलो पुलिस स्टेशन इन गुंडों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवाते हैं। लेकिन उस लड़की ने राजेश को मना कर दिया और कहा कि वह पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। बस मेरी टांग पर ज़रा सी चोट आई है, आप मुझे प्लीज़ मेरे घर तक छोड़ दें। राजेश के पूछने पर उस लड़की ने अपना नाम मनोरमा बताया था। उसके बाद अपनी बाइक पर मनोरमा को उसने घर तक की लिफ्ट दी थी। उस दौरान उससे थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई और जब उसके बंगले के सामने राजेश ने अपनी बाइक रोकी तो राजेश बंगले को हैरानी से देखता रह गया कि वह इतने अमीर घराने से है। राजेश को उसने चाय की पेशकश की, लेकिन राजेश ने जल्दी का बहाना बनाकर उससे माफ़ी मांगी और वहाँ से निकलने लगा। लड़की ने राजेश से उसका मोबाइल नंबर मांगा और अपना नंबर भी राजेश को दिया। उसके बाद राजेश अपने घर चला गया था। ऑफिस में जॉब करते हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन राजेश को तसल्ली नहीं थी। वह जिन ऊंचाइयों को छूना चाहता था वह भी उससे बहुत दूर थी। वह अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं था। वो ये जॉब छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि उसे तजुर्बा और पैसे दोनों चाहिए थे। राजेश MBA के तीसरे साल में था। उसकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे और दिल में माँ बाप का चेहरा बसा हुआ था। राजेश एक दिन ऑफिस से घर आया तो उसके नंबर पर मनोरमा की कॉल आई। उस दिन के बाद से उन दोनों की बातचीत का सिलसिला चल निकला था। वह रोज़ ही अब राजेश को फ़ोन करती और राजेश का हालचाल पूछती, उसके खाने पीने को पूछती। राजेश को लगने लगा था कि अब दुनिया में मनोरमा ही है जिसे राजेश की थोड़ी बहुत फ़िक्र है। मनोरमा उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी। राजेश को एक लंबे समय के बाद कोई ऐसा हमदर्द मिला था जो उसकी फ़िक्र करता था, जिसने राजेश की तन्हाई को बांट लिया था, क्योंकि राजेश ही जानता है कि अपनी माँ के गुज़र जाने के बाद उसने अपने वक्त कैसे काटा था। राजेश ने मनोरमा को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और वह खुद भी मनोरमा के बारे में काफ़ी हद तक जान चुका था। एक दिन मनोरमा ने राजेश से कहा कि कल मुझे तुमसे मिलना है। उसने एक होटल में राजेश को मिलने के लिए बुलाया। शाम को दोनों होटल पर पहुंच गए। वहां मनोरमा ने राजेश को अपने बाबा का विजिटिंग कार्ड दिखाया और कहने लगी कि बाबा को ऑफिस में मैनेजर की ज़रूरत है, तुम उनसे बात करो। राजेश ने खामोशी से कार्ड पकड़ लिया तो वह समझ गई और जल्दी से बोली कि चिंता मत करो, बाबा को मैंने नहीं बताया कि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तसल्ली से जॉब के लिए अप्लाई करो। मुझे यकीन है तुम्हें ये जॉब ज़रूर मिल जाएगी क्योंकि तुम बहुत काबिल इंसान हो। राजेश ने मनोरमा के लिए कार्ड पर लिखा एड्रेस देखा और अगले दिन ऑफिस पहुंच गया। उसे दिन राजेश को इंटरव्यू भी देना था। इस तरह मनोरमा के बाबा से राजेश की पहली मुलाकात हुई और राजेश की खुशनसीबी थी कि शहर की इतनी बड़ी कंपनी में उसे मैनेजर की जॉब मिल गई थी। मनोरमा के बाबा श्री दिग्विजय प्रताप की बातों से राजेश ने अंदाज़ा कर लिया कि मनोरमा सच कह रही थी। उसके बाबा मुझे नहीं जानते। वह बहुत खुश था क्योंकि ये जॉब उसे उसकी काबिलियत पर मिल पाई थी और वह भी तब जब तक उसका MBA अभी पूरा नहीं हुआ था। ऑफिस से निकलते ही राजेश ने मनोरमा को कॉल की और उसे खुशखबरी सुनाई। अगले दिन से राजेश का ऑफिस शुरू हो गया। उसने बहुत दिल लगाकर काम करना शुरू किया और 15 दिन में ही दिग्विजय प्रताप उसके काम से बहुत खुश हो गए थे।
राजेश ने अपने बॉस दिग्विजय से परमिशन ली कि उसे हफ्ते में 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना होता है, इसीलिए वह हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी कर पाएगा या नहीं, लेकिन मैं अपने काम में कोई कमी आने नहीं दूंगा। दिग्विजय प्रताप मान गए और वह उससे बहुत खुश थे। वह राजेश से कहने लगे कि ऐसे नौजवान आजकल कहाँ मिलते हैं जो सीरियस होकर ज़िंदगी को गुजारते हैं। उन्होंने छुट्टी देने के साथ साथ राजेश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। कुछ महीनों के बाद ही राजेश को कंपनी की तरफ से नया फ्लैट और कार भी मिल गई। मनोरमा राजेश की इस कामयाबी पर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उस दिन राजेश को अपने माँ बाप बहुत याद आ रहे थे। काश वह ज़िंदा होते तो देखते कि उनकी दुआएं और मेहनत कैसे रंग ला रही थी। राजेश की जॉब और पढ़ाई चल रही थी और ये उसकी पढ़ाई का आखिरी साल शुरू हो चुका था। एक दिन दिग्विजय प्रताप ने राजेश को अपने ऑफिस में बुलाया। जैसे ही राजेश अंदर गया तो उन्होंने बैठने का इशारा करते हुए कहा कि मुझे आज पता चला है कि आप हमारी इकलौती बेटी मनोरमा के दोस्त भी हैं। राजेश ने एक नज़र उनकी तरफ डाली तो वे मुस्कुरा रहे थे। राजेश ने कहा कि जी, मनोरमा बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। अभी दिग्विजय प्रताप राजेश से बात कर ही रहे थे कि उन्हें एक ज़रूरी कॉल आ गई और वे उठकर दूसरे रूम में चले गए। और राजेश सोचने लगा, मुझे मनोरमा ने तो यही बताया था कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है और उसकी 7 बहनें हैं और उन सब की शादी हो गई है। बस मनोरमा की शादी होना बाकी है। इतने बड़े घर में वह और उसके बाबा अकेले रहते थे। असल में दिग्विजय साहब की कपड़े की 2 फैक्ट्रियाँ थीं, लेकिन राजेश कभी फैक्ट्री नहीं गया था क्योंकि उसका काम ऑफिस तक का था। दिग्विजय जी को पता चला कि राजेश उनकी बेटी का दोस्त है। उसके बावजूद भी उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। वे पहले की तरह उससे काम की बातें करते और कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेते थे। राजेश अपनी ज़िंदगी से खुश था। एक रात वह मनोरमा से फ़ोन पर बात कर रहा था तो वह बोली कि बाबा तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि मनोरमा, तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही इंसान से करूँगा जो राजेश जैसा हो। वह मनोरमा की बात सुन रहा था जब वह कहने लगी कि मैंने बाबा को कह दिया है कि मेरी शादी राजेश से ही कर दीजिए और बाबा तैयार भी हो गए हैं। अब वह जल्दी ही तुमसे बात करेंगे, बस तुम इनकार मत करना। राजेश मनोरमा की बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शहर का जाना माना बिजनेसमैन अपनी बेटी की शादी उसके जैसे आम लड़के से भला क्यों करेगा। उसे लगा कि मनोरमा जैसे कोई मजाक कर रही है, मगर कुछ दिन बाद ही उसकी बात सच साबित हुई। दिग्विजय जी ने एक दिन ऑफिस के बाद राजेश को अपने पास रोक लिया और कहा कि कहीं बाहर चाय पीने चलते हैं, फिर घर चले जाना। राजेश उनके साथ चला गया। चाय के दौरान चाय पीते पीते उन्हें राजेश से कहा कि मैं तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी शराफत से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, मगर उससे भी ज़्यादा मुझे तुम इसलिए पसंद हो क्योंकि तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी है। यकीनन तुम्हारे माँ बाप बहुत नेक इंसान होंगे। राजेश उनकी बातें ध्यान से सुनता रहा। फिर जब दिग्विजय जी ने कहा कि मैं अपनी 7 बेटियों की शादी कर चुका हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मनोरमा की भी शादी कर दूँ, ताकि मुझे किसी तरह की कोई फ़िक्र ना रहे कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, क्योंकि उससे शादी करने के लिए अमीर से अमीर लड़के मौजूद हैं, मगर वह सिर्फ मेरे बिज़नेस की वजह से मनोरमा से शादी करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने यही फ़ैसला किया है कि मनोरमा की शादी तुम्हारे साथ कर दूँ। राजेश सुनकर हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह दिग्विजय जी को क्या जवाब दे, क्योंकि उसे कोई लालच था ही नहीं। उसे उनके बिज़नेस से कोई मतलब नहीं था, बल्कि सच तो ये था कि वह खुद दिग्विजय जी को इस रिश्ते के लिए इनकार न कर सका और उसके पास इनकार करने की कोई वजह भी नहीं थी। मनोरमा बहुत अच्छी लड़की थी और वह उसका साथ सच्चाई से देने वाली थी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना सिर झुका लिया। तो दिग्विजय जी बहुत खुश हुए और उन्होंने राजेश को गले से लगा लिया। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी तय हो गई और एक पार्टी में उनकी शादी का ऐलान भी हो गया। राजेश ने महसूस किया कि वहाँ कई लोगों के चेहरे उतर गए थे। राजेश समझ गया कि मनोरमा से शादी के लिए कई लोग ख्वाहिशमंद थे।
इसीलिए राजेश को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लगता था जैसे वह कोई ख्वाब देख रहा हो, लेकिन ये सच्चाई थी और उसने तो कभी ख्वाब में भी ये सब नहीं सोचा था। फिर 2 महीने बाद राजेश और मनोरमा की शादी हो गई। राजेश ने पहली बार मनोरमा की सातों बहनों को देखा था, लेकिन वह सातों बहनें भी इस शादी से खुश नज़र नहीं आ रही थी। दिग्विजय जी ने मनोरमा को शादी के तोहफे में एक खूबसूरत घर दिया, जिसमें शादी के बाद राजेश और मनोरमा रहने वाले थे, क्योंकि ये मनोरमा की ख्वाहिश थी। मगर उससे ज़्यादा राजेश ने कुछ और कबूल नहीं किया। दिग्विजय जी ने मनोरमा की परवरिश बहुत अच्छी की थी। इतनी दौलतमंद और ख़ूबसूरत होने के बावजूद उसमें ज़रा सा भी गुरूर नहीं था। शादी के बाद मनोरमा राजेश का बहुत ख्याल रखती थी और उसके साथ बहुत खुश भी थी। राजेश रोज़ की तरह ही अपने ऑफिस जाता था। हालांकि दिग्विजय जी ने राजेश से कई बार उनकी कुर्सी और जिम्मेदारियां संभालने को कहा था, लेकिन राजेश को अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए उसने उनसे माफ़ी मांगी और मना कर दिया। और फिर एक दिन अचानक दिग्विजय जी को हार्ट अटैक हो गया। कुछ दिन वह अस्पताल में रहे। उसी दौरान उन्होंने अपने वकील को बुलवाकर अपनी सारी जायदाद और फैक्ट्रियां मनोरमा के नाम कर दी थी। उस वक्त राजेश बड़ा हैरान हुआ कि उसके ससुर ने अपनी जायदाद में से अपनी सातों बेटियों को कोई हिस्सा नहीं दिया, बल्कि सारी जायदाद मनोरमा ही के नाम कर दी। जब मनोरमा की बहनों को पता चलेगा तो वह खूब हंगामा करेंगी, लेकिन राजेश खामोश रहा, क्योंकि वह उनके मामले में बोलना नहीं चाहता था। वह दिल से उनके ठीक होने की दुआएं कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उनका बचना बहुत मुश्किल है। कुछ दिन वे अस्पताल में ही रहे, मगर उसके बाद उनकी मौत हो गई। मनोरमा तो क्या, राजेश भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा हो जाएगा। मनोरमा तो जैसे अपने बाबा के जाने पर टूट गई थी। अपने बाप की मौत के बाद वह बिल्कुल खामोश हो गई थी। हर वक्त या तो खामोश बैठी रहती या रोती रहती थी। 15 दिन के बाद दिग्विजय जी के पुराने वर्कर ने राजेश से कहा कि अब आपको ऑफिस और फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि आप ही हैं जो ये सब संभाल सकते हैं, या फिर ये जिम्मेदारी मनोरमा जी को लेनी होगी। राजेश ने उनसे कहा कि मैं मनोरमा से सलाह करके बताऊंगा। फिर जब राजेश घर गया तो उसने मनोरमा से बात की। वह कहने लगी कि उसे बिज़नेस की कोई समझ नहीं है, इसीलिए यह जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। राजेश ने ऑफिस संभाल लिया और एक हफ्ते बाद फैक्ट्री का चक्कर लगाया तो वहाँ उसे कुछ अजीब सा देखने को मिला। क्योंकि ये फैक्ट्री कपड़े की थी, इसीलिए यहाँ बहुत काम था जो आसानी से औरतें भी कर सकती थी। लेकिन राजेश को वहाँ एक अजब नज़ारा देखने को मिला। वहाँ एक बड़े से हॉल में बहुत सारी औरतें काम कर रही थीं, लेकिन वह सब की सब बुज़ुर्ग औरतें थीं। ये देखकर वह बहुत हैरान हुआ कि उसके ससुर ने बूढ़ी औरतों को क्यों काम पर रखा हुआ था। राजेश कुछ देर वहाँ खड़ा उन औरतों को देखता रहा। वह सब अपने अपने काम में लगी हुई थी। जब अचानक कुछ औरतें उसकी नज़र में आईं तो वह हैरान हो गया। वह 7 औरतें तो मनोरमा की बहनें थीं। यह देखकर राजेश को बड़ी हैरानी हुई कि वह यहाँ पर मजदूरी क्यों कर रही हैं। क्योंकि वह एक तरफ खड़ा था, इसीलिए उनमें से किसी भी औरत ने उसको नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि राजेश वहाँ खड़ा हुआ है, वह सब के सब काम छोड़कर उसकी तरफ आ गईं और उसको सलाम करने लगी। जो बूढ़ी औरतें एक तरफ बैठी थी वह राजेश के पास आईं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे दुआएं देने लगीं। राजेश समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जब वापस वह अपने ऑफिस आया तो उसने मैनेजर से पूछा कि वह 7 औरतें तो उस फैक्ट्री की मालिक की बेटियां हैं, वह यहाँ मजदूरी क्यों करती हैं, ये क्या मामला है। मैनेजर उसकी बात पर हंस पड़ा और फिर उसे बताने लगा, जी हाँ, वह बड़े साहब की बेटियां हैं, मगर वह उनकी सगी औलाद नहीं है। वह कहने लगा कि दिग्विजय साहब बहुत ही नेक इंसान थे। उन्होंने बेसहारा औरतों के लिए एक ओल्ड होम बनवाया हुआ है और जो भी बेसहारा लड़कियां यहाँ आती हैं वह उनको अपनी बेटी बना लेते हैं।
यहाँ तक कि उसकी शादी करते हैं, उसे अपनी फैक्ट्री में जॉब देते हैं और अपने घर में हर खुशी के मौके पर उन सबको बुलाते हैं। दुनिया वालों को यही पता है कि दिग्विजय साहब की 8 बेटियां हैं, लेकिन हकीकत में उनकी एक ही बेटी है। यह सब सुनकर राजेश बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था और उसका दिल दिग्विजय जी की रेस्पेक्ट में झुकता चला गया। दिग्विजय जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके यह बिज़नेस खड़ा किया था और अब राजेश ने फ़ैसला किया था कि अब उनके हर काम को अपनी आखिरी सांस तक जारी रखेगा। राजेश ने अपने ससुर दिग्विजय जी के इन कामों को बिल्कुल उसी तरह जारी रखा जैसे खुद दिग्विजय जी कर रहे थे। उसने तमाम बेसहारा औरतों और बच्चों के लिए और आश्रम भी खुलवाए थे और अपने बिज़नेस को उन्हीं औरतों को फैक्ट्री में काम देकर आगे बढ़ाया था। इस तरह औरतें भी मेहनत करके अच्छी तनख्वाह कमा लेती थी और लोगों की दुआओं और उनकी मेहनत के ज़रिए से राजेश का बिज़नेस दिन पर दिन और तरक्की करता चला गया। वह अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था।